नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज समाज में एक और समस्या बढ़ रही है। वो समस्या है असुरक्षा की समस्या। ये असुरक्षा कोई भोजन पानी या धन की समस्या नहीं है। ये समस्या है अपनों से लगाव का कम होना, अपनों के साथ में जो मित्र भाव होता था, स्नेह मिलता था, उसका अभाव होते चले जाना। इसीलिए आज पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में, भाई बहन में जो संबंध होते प्रगाढ़, जो अपनत्व का भाव रहता था, उसमें निरंतर गिरावट आती चली जा रही है। और इसी को लेकर समाज में एक अतृप्ति की भावना, एक असंतुष्टि की भावना बहुत तेजी से विकसित हो रही है। आजकल हमारे समाज में एक और, इसको कुरीति कहें या रीति कहें या भविष्य की प्रणति कहें, कुछ भी कहें, उसका प्रसार भी तेजी से बढ़ रहा है। आजकल हमारे शहरों में, पूरे देश में ओल्ड एज होम, वृद्ध आश्रमों का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यद्यपि ये प्रसार तो पिछले 2 ढाई दशक से था। हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसे तीर्थों पर आपको ऐसे आश्रम मिल जाते थे या वृद्ध जनों को वो आवास देने की व्यवस्था करते थे, वहां समय व्यतीत करने का लोग प्रबंधन करते थे। लेकिन अब तो ये समस्या हर छोटे से बड़े शहर में तेजी से विकसित हो रही है, क्योंकि वृद्ध जनों को कोई रखना नहीं चाहता और वृद्ध जन स्वयं भी भविष्य की चिंता को लेकर अब अलग रहना चाहते हैं। इसलिए हर शहर के अंदर वृद्ध आश्रमों की, शेल्टर होमों की जो व्यवस्था है तेजी से विकसित हो रही है। आप दिल्ली के आसपास चले जाइए, नोएडा चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, भोपाल चले जाइए, आप मुंबई से आप बड़ोदरा के लिए, अहमदाबाद के लिए, गुजरात के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको ऐसे वृद्ध शेल्टर हाउसेस की भरमार देखने को मिलेगी। वहां लोग रहना चाहते हैं। अभी पिछले दिन एक खबर आई थी, आपने ही पढ़ी होगी। दुखद भी है और सुखद भी है। दुखद इसलिए है कि अपनों के प्रति इतना हीन भाव, इतनी असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। आज भाव धन के अभाव से नहीं है, भोजन की व्यवस्था को लेकर नहीं है, बीमारी को लेकर नहीं है। असुरक्षा इसलिए है कि क्या पता संतानें उनको वो सम्मान देगी कि नहीं देगी, जिनके लिए उन्होंने एक लंबी जिंदगी का हिस्सा जो है, अपने जिंदगी का बड़ा भाग इनको स्थापित करने की व्यवस्था विस्तृत करने के लिए लगा दिया, जिनके लिए उन्होंने अपने निजी संबंधियों के साथ संबंध खराब किए, सरकार के साथ में यहाँ वो नौकरी करते थे या व्यापार करते थे, कई तरह की बीमारियों, कई तरह के वहाँ कुरीतियों को जन्म दिया, कई तरह के वहाँ मिसबिहेव भी किए, चालाकियां की, बेईमानी की, और वही अब साथ देना छोड़ जाए। खबर यह है कि एक भोपाल में एक वृद्ध शेल्टर हाउस खुला है, जिसकी फीस 50,000 रुपये महीने रखी गई है। मेरे मित्र कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वहां बुकिंग कराई है। तो बुकिंग तो हो गई, बुकिंग के लिए वो आवास देने के लिए भी उन्होंने सिक्योरिटी जमा कराई होगी, जो 50,000 रुपये महीने मासिक आपसे रेंट लेने की आकांक्षा रखता है। तो वो एक बड़ी सोसाइटी का आवास है। लोग भरोसा कर रहे हैं कि शायद 50,000 में वो सुरक्षित रह पाएंगे, शायद वो अपनी वृद्ध अवस्था को सहजता से जी पाएंगे। लेकिन क्या गारंटी है? जिनके लिए हम वर्षों तक, दशकों तक, कम से कम 30 या 40 साल तक जिनको पालते हैं, पोसते हैं, जिनके लिए हम कई तरह के नाना असामाजिक कार्य भी करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति यदि कहीं रिश्वतखोरी कर रहा है, गलत चीजें बेच रहा है, बेईमानी कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्योंकि परस्पर के जो संबंध है, जितने मुकदमेबाजी है, वो किसके लिए है? आज के आज का 30-40 साल की उम्र में जो मुकदमेबाजी अपने निजी संबंधियों के साथ कोई करता है, तो वो अपने निजी के लिए तो नहीं करता, परिवार के लिए करता है। परिवार में सबसे प्रमुख स्थान जीवन साथी का होता है, दूसरा जो पादान है वो संतानों का होता है। तो उनके लिए करता है कि संतानों को पढ़ाना है, उनके लिए मकान बनाना, उनके वैवाहिक कार्य करने। तो आदमी तो ये सोचता है कि हमारी परंपरा रही है संतानों को सही तरीके से जीवन में व्यवस्थित करना, उनकी शादी में, विवाह में खुल के खर्च करना। क्योंकि आजकल तो देखा जाए तो हमारे देश में हर साल 35-40 लाख शादियां होती हैं, वैवाहिक कार्य करीब 35-40 लाख के आसपास होती हैं। और यदि एक अनुमान भी लगा लिया जाए, एक अनुमान भी लगा लिया जाए तो एक शादी में 35 से 40 लाख का रुपए खर्चे का आता है। तो कुछ शादियां तो, विवाह तो ऐसे भी हैं या करोड़ों की संख्या में खर्चा आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लाख से कम में, लाख के आसपास। लेकिन लाख से कम तो आज मान ही नहीं सकते।
क्योंकि यदि आप बाजा भी बजवाते हैं तो बाजा 15-20 हजार से कम में आता है। आप घोड़ी लेंगे, सवारी निकालेंगे तो वो भी सब खर्चों में आता है। सोने की कीमत तो हम जानते ही हैं। तो ऐसे में एक पिता, एक दंपत्ति अपने संतान की विवाह के लिए खुल के, यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी, लोगों से उधार लेकर भी खर्चा करता है, और उन्हीं संतानों से वो आज डरने लगा है, भयभीत होने लगा है, असुरक्षित रहने लगा है। तो लेकिन मैं प्रश्न ये करना चाह रहा हूं कि हम उन संतानों को जिनके लिए हमने 40 साल श्रम किया, भरोसा किया, उनके लिए बहुत कुछ किया, उनसे असुरक्षित हैं, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि 50,000 महीने के किराए पर हम किसी ऐसे शेल्टर हाउस को चुन लें कि वहां आपको सम्मान मिलेगा। तो सम्मान की खेती तो कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इस सारी समस्या के पीछे कोई मनोविकार नहीं है, कोई मानसिक रोग नहीं है, कोई सामाजिक बुराई नहीं है। समाज तो वही है, हम आप वही हैं, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं, लेकिन बुराई है। बुराई को योग की दृष्टि से देखा जाए, तंत्र की दृष्टि से देखा जाए, तो इसके पीछे मूल कारण है हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो जीवन शक्ति है, जीवन ऊर्जा है, वो विकृत हो गई है। जो जीवन ऊर्जा, जो प्राण शक्ति हमको जीवन देती है, स्वास्थ्य देती है, हमें आशाएं बधा देती है, हमें हर्षोल्लासित करती है, दुखी करती है, जब वो प्रदूषित हो जाए, वो दूषित हो जाए, तब ऐसी समस्या आती है। कारण बहुत सारे हैं, इन पर चर्चा तो फिर करूंगा, लेकिन एक मेरे दिल में ये प्रश्न था कि आपके साथ में, मेरे साथ में समस्या नहीं है, अभी मैं इस स्थिति में नहीं पहुंचा कि मुझे अपने संतान से दुख झेलना पड़े। वैसे मैं स्वयं ऐसी ऐसी चीजों से थोड़ा दूर भी रहा हूं, लेकिन समाज में इस कुरीति को लेकर बहुत चिंतित हूँ। चिंतित इसलिए हूँ कि हमारे देश में, जैसे कि स्टैटिक्स डाटा दिखाते हैं कि वृद्ध जनों की संख्या बढ़ रही है, स्वास्थ्य बढ़ रहा है, तो लोगों का जीवन काल भी बढ़ रहा है, लेकिन मैं इसमें ज्यादा भरोसा नहीं करता। जीवन काल घट रहा है, जीवन पहले से कम हुआ है। पहले लोग संख्या में ज्यादा होते थे, संतानें ज्यादा होती थी, तो मरती भी थी, क्योंकि 50% के आसपास जो संतानें होती थी वो 10 वर्ष से पहले ही विदा ले जाती थी। अपने बचपन काल से वो प्रौढ़ावस्था तक पहुंच ही नहीं पाती थी, और जो प्रौढ़ हो जाते थे तो मृत्यु दर घट जाती थी। इसीलिए जो लोग 30-35 के आसपास पहुंच जाते थे, उसमें से अधिकांश लोग 70-80-90 साल तक स्वस्थ जीवन यापन करते थे। लेकिन जीवन यापन के स्वास्थ्य में, स्वस्थ जीवन के साथ में उन्हें समाज से, परिवार से भरपूर सम्मान मिलता था। लेकिन अब संख्या तो बढ़ी है, क्योंकि एक तरफ संख्या घटी है, संतानें कम हो रही हैं, तो अब प्रौढ़ों को, वृद्धों को जीवन काल मिलने लगा है, क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन वो स्वस्थ जीवन नहीं है। ये सोचने वाली प्रश्न है कि पिछले आखिर के जो 60 साल के ऊपर की जो हमें जीवन काल मिलता है, वो एक तरह से हॉस्पिटल हॉस्पिटल दवा दारू के सहारे मिलता है। हम स्वस्थ जीवन यापन नहीं करते, और उसमें से 50% लोग ऐसे होते हैं, जिंदा तो हैं लेकिन जिंदा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, बोलते नहीं है, बेहोश है, या फिर जिन बीमारियों का शिकार है। तो ऐसे में ये जो शेल्टर हाउस खुल रहे हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति को तो ले सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो आवास दे सकते हैं 50,000 महीने लेकर भी, जो स्वस्थ है, जो अपने काम स्वयं कर सकता है, जो अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठा सकता है। लेकिन वहां जाके आप बीमार पड़ गए, वहां जाके आपको जड़ता पकड़ ली, आप किसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी के शिकार हो गए, वहां आप वो मनोविकार के ग्रस्त हो गए, तो वहां क्या होगा? क्योंकि हम जब अपने निजी संतानों पर, निजी पारिवारिक सदस्यों पर भरोसा नहीं कर सकते, जिनके लिए हमने 30-40 साल श्रम किया, जिन पर हमने अपने जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ कर दिया, जिनके लिए अपने जीवन ही को समर्पित कर दिया, वो समय के चक्र के कारण हमारे प्रति विद्रोही हो सकते हैं, हमारे प्रति अलाभ पैदा कर सकते हैं। तो फिर एक संस्था के साथ में, एक ऐसी संस्था के साथ में जो हमारे उसके मध्य तो सिर्फ एक व्यापारिक संबंध है, वो हमसे कमाने के लिए आए, तो क्योंकि ऐसे परिणाम भी देखने में आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ हमारे सामने उपस्थित है। ऐसे परिणाम भी आए हैं कि ऐसे शेल्टर हाउस कई शहरों में है, या वृद्ध जनों के साथ में उचित व्यवहार नहीं किया जाता, यद्यपि उनसे प्रत्येक महीने अच्छी अमाउंट उनसे ली जाती है, और जब उनको प्रवेश दिया गया, उससे पहले भी लाखों के रुपए लेकर उनको आवास दिया गया, 1 रूम का, 2 रूम का आवास निर्मित करके दिया गया, 15, 25, 50 लाख रुपए पहले लिए गए, और अब वो एक नियमित, चाहे वो 20,000 हो,
15,000 हो, 25,000 हो, अब भी लेते हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसे वृद्धजनों के साथ में उचित व्यवहार नहीं किया जाता। जब वो बीमार हो जाते हैं, जो उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो जब वो अब कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनके साथ वहां भी अमान्य व्यवहार किया जाता है। हमारे साथ प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर तब आप इतनी बड़ी अमाउंट देकर आज तो दिखाते हैं कि वहाँ 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, योगाचार्य भी हैं, वहाँ संगीताचार्य भी है, वहाँ कीर्तन करने वाले भी हैं, कथा। लेकिन क्या हम एक मनुष्य पर भरोसा कर सकते हैं? वही मनुष्य जिसको हमें जन्म दिया उस पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे, या वो हम पर विश्वास नहीं कर पाए, तो ये चिंता का प्रश्न है। मैं प्राण ऊर्जा के बारे में, जीवन ऊर्जा के बारे में जो अब प्रदूषित होने लगी है, जिसमें अशुद्धि का भाव जाने लगा है, जो प्राण ऊर्जा जीवन ऊर्जा में जीवन देती है, स्वास्थ्य देती है, उत्साह देती है, आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है, वो प्रदूषित होने लगी, उसको शुद्ध कैसे कर सके? उस युग बार को, उस युग के विषय में हम चर्चा फिर करेंगे। लेकिन मैंने एक आपके सामने प्रश्न रखा है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और ऐसे चिंतन पर चिंतन करने के बाद इस समस्या को कैसे जड़ मूल से समाप्त कर पाए, कैसे हम इस समस्या से बाहर आ पाए, क्योंकि समस्या तो आने वाली है। मैं देख रहा हूं कि हर शहर में आज कम से कम 10 से 15% ऐसे सीनियर सिटीजन है, वृद्धजन है, जो अकेले रहते हैं। इनकी संतानें या तो भारत में दूसरे शहर में रहती हैं या विदेशों में रहती हैं, वहां से महीनों महीनों तक बात नहीं हो पाता है। और जीवन साथी जब 2 हैं तो गुजारा हो जाता है। यदि उनमें से एक की मृत्यु हो गई, एक किसी जीर्ण बीमारी का शिकार हो गया, तब क्या है? क्योंकि हम जब निजियों पर भरोसा नहीं कर सकते तो किसी हेल्पर के साथ में, चाहे वो नर्स हो, सहायक हो, या फिर ऐसे ओल्ड एज हो, वे कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि जड़ तो कहीं है, बीमारी तो कहीं है। तो बीमारी को खत्म करने की आवश्यकता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप बीमार हैं, दवा पे दवा बदलते जाएंगे तो समाधान नहीं है। समाधान है उस बीमारी को जड़ से पहचानना, उस बीमारी की सही तरह से डायग्नोसिस करना, और उसका उचित उपचार लेना, उसकी उचित दवा का सेवन करना, फिर तो समाधान है। सिर्फ हम बदलते रहें दवा, तो वो समाधान नहीं है। धन्यवाद मित्रों।